मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों के डाउट क्लियर कराएंगे कूलाम के नियम और अक्षीय स्थिति में। कुछ मित्रों ने कमेंट्स करके बताए हैं कि अच्छे से समझ नहीं आए कूलाम का नियम और अक्षीय स्थिति। तो कोई बात नहीं मित्रों, हम फिर से प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो माँ भारती एडुकेटर्स आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आइए देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एठन तुला में प्रयोग किया था किन्हीं दो आवेशों के मध्य, इसलिए उन्हीं के नाम पर कूलाम का नियम रखा गया है ना। तो कूलाम के नियम में फ्रांसीसी वैज्ञानिक था कूलाम, है ना। इन्होंने बताया दो आवेश है। क्या है? दो आवेश है, ठीक है। दो बिंदु है, ये है Q1 और ये Q2, ये दो आवेश, ठीक है। तो दोनों आवेश और इनके बीच की दूरी है मान लो R, ठीक है। तो कूलाम ने बताया किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो कूलाम ने एक नियम दिया कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान तथा उन आवेशों के परिणामी, ठीक है, उन आवेशों के परिणामी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये नियम दिया। माना Q1 और Q2 दो आवेश है तथा इनके बीच की दूरी R है, तथा इस पर लगने वाला बल क्या है? F है, तथा इस पर लगने वाला बल F है। तब कूलाम के नियमानुसार तो Q1 Q2 इनकी गुणनफल होती है ना। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। Q1 Q2 है जो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तथा हम देखते हैं कि बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 या नहीं भी दे सकते हो। अब यहाँ लिख सकते हो दोनों को मिलाकर लिखने पर तो हम दोनों को मिलाकर लिख देंगे। क्या आ जाएगा? F Q1 Q2 बाई हो जाएंगे R²। तो ये यहाँ अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो के नाम के कोई कांस्टेंट है वो लग जाता है Q1 Q2 बाई ये हो जाएंगे R²। जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है, जो के होता है एक अनुपातिक नियतांक होता है, अनुपातिक नियतांक है, के एक अनुपातिक नियतांक है। अब हम के का मान देखते हैं। SI पद्धति में के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये होता है। और इनका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वर्ग होता है, ठीक है। अब हम ये समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 में के का मान रखने पर तो ये हो जाएंगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 Q2 R², ठीक है। या F = अब इनके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 × 10⁹ Q1 Q2 R² और बल का मात्रक होता है केवल न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम CGS पद्धति में देखें, CGS पद्धति में K = 1 होता है। CGS पद्धति में K का मान 1 होता है। क्यों होता है? K का मान इसलिए होता है क्योंकि वायु जो आवेश होते हैं वो वायु और निर्वात के मध्य में स्थित होती है ना। तो हम K = 1 ले लेते हैं, लेकिन वायु निर्वात होना शर्त है। तो F = K का मान यहाँ 1 रख दिया जाएगा, किया जाएगा Q1 Q2 R²। और बल का मात्रक CGS पद्धति में डाइन होता है, ठीक है। CGS पद्धति में क्या होती है? डाइन। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे अक्षीय स्थिति, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में देखो, अक्षीय स्थिति
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अक्षीय स्थिति का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षीय स्थिति में देखते हैं किन्हीं दो बिंदु है, ठीक है, ये दो बिंदु है, इनका नाम B है, इनका नाम A है, ठीक है, इनका नाम A ले लेते हैं, इनका नाम B ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु है A और B, ठीक है। इनके मध्य बिंदु O है। A को आगे बढ़ाने पर एक बिंदु P मिलता है, ठीक है। A को आगे बढ़ाने पर एक बिंदु P मिलता है। तो जो A है वो माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, सॉरी, और B है माइनस क्यू है, ठीक है। इस तरह से है। तथा B से A की दूरी 2L है, ध्रुव प्राबल्य लंबाई 2L है, ठीक है। और O से जो P की दूरी है वो है, O से P की दूरी है R, ठीक है। O से P की दूरी है वो है R, ठीक है। और ये हो जाएंगे E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, क्योंकि E1 और E2 दो विद्युत क्षेत्र है तथा दोनों के बीच हमें परिणामी विद्युत तीव्रता निकालनी है। तब हम देखते हैं किन्हीं दो, ठीक है। तो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बनी हुई है तथा इनकी बीच की लंबाई, दो ध्रुव प्राबल बीच की लंबाई 2L है तथा उनके मध्य पर बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब A पर माइनस क्यू आवेश के कारण, A पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो E1 = 1/4πε0 इंटू क्यू बाई AP स्क्वायर होता है AP वेक्टर की दिशा में, AP वेक्टर की दिशा में होती है, ठीक है। तो E1 = 1/4πε0 इंटू क्यू AP का वर्ग है, AP वेक्टर की दिशा में होती है। तो हम E1 = 1/4πε0 इंटू क्यू, अरे हो जाएंगे R-L का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों होंगे? O से P की दूरी हमें पता है R है, और B से O की दूरी हमें पता है L है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करनी है? तो A पर माइनस क्यू आवेश, मतलब यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ से यहाँ तक की हमें बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बड़े माइनस छोटे, ठीक है। तो बड़ा R है, छोटा L है, ठीक है। तो E1 = 1/4πε0 क्यू R-L का होल ऑफ ब्रैकेट में होल ऑफ स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं इसी तरह से B पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 = 1/4πε0 इंटू क्यू बाई BP², ये हो जाएंगे BP वेक्टर की दिशा में, ठीक है। अब ये हो जाएंगे E2 = 1/4πε0 1/R+L का होल ऑफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नहीं दोगे तो भी चलेगा। अब बिंदु AB पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, तो परिणामी हो जाएगा इनका, परिणामी हो जाएगा E1 - E2। तो E1 का हम जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई R-L का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएंगे माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू R+L का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इनका आगे देखते हैं, ठीक है। तब हम 1/4πε0 और Q इनको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ क्या बचेगा? 1/R-L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल ऑफ स्क्वायर, ये बचेंगे। अब क्या करते हैं, Q4πε0 इन दोनों को एलसीएम लेते हैं, तो R-L का होल ऑफ स्क्वायर R+L का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ बचेगा
ठीक है। ये और ये कट जाएंगे, बचेगा ये ऊपर चला जाएगा r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये तो ये बचेगा और अंश के साथ ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं, तो अंश में जाके भागफल जो आता है वो गुणा हो जाता है। तो q/4πε0 अब ये हो जाएंगे r का वर्ग a प्लस बी का होल ऑफ वर्ग है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl होता है, माइनस के अंदर गुणा कर दो माइनस आर स्क्वायर, और ये हो जाएंगे माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2ab, ठीक, सॉरी माइनस माइनस कटा तो प्लस गया, हाँ ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इधर हो जाएगा ये दोनों का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, क्यों होगा, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये फार्मूला होता है बीजगणित का है, इसलिए होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं q/4πε0 ये आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2rl माइनस माइनस के अंदर गुणा करो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर होगा, तो ये और ये कटेंगे, ठीक है, ये एल और एल कटेगा। अब हम बचेगा q/4πε0 यहाँ 4rl, इन्हें मैं यह भी लिख सकता हूँ 2r इंटू 2l बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू हो जाएगा q इंटू 2l इंटू ये 2r, अब बचेगा नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इनके आगे देखते हैं, ठीक है। 1/4πε0 q इंटू 2l हम जानते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होते हैं एक आवेश इंटू दोनों उनके ध्रुव का बल लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, तो इनके जगह में हम p रख देंगे तो आ जाएगा तो अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr बाई हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग। एल बहुत ही छोटा होता है आर से, अत्यल्प होता है, इसलिए एल को छोड़ देते हैं। इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr, अब एल छूटेगा तो आर का 4 हो जाएगा, एक आर कटेगा, तो इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p, अब ये हो जाएगा आर का 3। तो इस तरह से यही अभीष्ट अक्षीय स्थिति का व्यंजक है। तो प्यारे मित्रों हमने देखा अक्षीय स्थिति किन्हीं दो अक्षीय स्थिति अभी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q माइनस q आवेशों से मिलकर बना हुआ है तथा इनके बीच की दूरी 2l है तथा एक बिंदु मध्य बिंदु वो है वो से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर a पर माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देखे बिंदु P पर, है ना। उसी तरह से B पर E1 E2 का हमने मान निकाला, फिर दोनों को हम परिणामी निकाले इक्वल टू E1 माइनस E2, फिर घटाए, फिर उसका सिंप्लीफिकेशन किए, सरलीकरण किए, अंत में P इज इक्वल टू Q इंटू 10 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया, फिर उनका मान रखें, फिर एल अत्यल्प होता है उनको हमने समाप्त किए, फिर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r3, यही अभीष्ट अक्षीय स्थिति का व्यंजक है। तो प्यारे मित्रों आपको समझ आ गए होंगे अक्षीय स्थिति अब अच्छे से, है ना। तो आप माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि अच्छा लगा या नहीं, हमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।